10वीं क्लास तक तो वहां पर एग्जाम भी नहीं होते। आज भारतीय टीचर सबसे कम सैलरी पाने वाले टीचर्स में 1.5 लाख करोड़ का लोन अभी बाकी है, जो कि स्टूडेंट और अरविंद केजरीवाल जी ने एक अपील करी, जहां पर वो 90% कॉलेजेस का जो करिकुलम है वह आउटडेटेड हो चुका है। 10th क्लास की एक स्टूडेंट ने इसलिए सुसाइड कर लिया। आज का जो एजुकेशन सिस्टम है वो अंग्रेजों के बनाए हुए सिस्टम की तरह ही तो है। लोग सिर्फ नंबर्स और डिग्री के पीछे भाग रहे हैं। 6 सालों के अंदर 30 लाख से ज्यादा स्टूडेंट विदेश गए हैं अपनी हायर एजुकेशन के लिए। इंडिया की आज की शिक्षा व्यवस्था को समझने से पहले हमें यह समझना बेहद जरूरी है कि प्राचीन भारत की जो शिक्षा व्यवस्था थी वो किस तरीके से काम करती थी और कैसे इतने बड़े बदलाव उसमें आए। 326 ईस्वी में जब भारत को विश्व गुरु माना जाता था, विश्व की पहली यूनिवर्सिटी भारत में बनी थी जिसको हम तक्षशिला के नाम से जानते हैं। और तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय के अंदर अलग अलग देशों के लोग भारत में पढ़ने आते थे। इन यूनिवर्सिटीज के अंदर जो गुरु हुआ करते थे वो पहले बच्चों का एनालिसिस करते थे, उनकी काबिलियत को और उनकी रुचि को पहचानते थे, उसके बाद उन्हें शिक्षा देते थे। जैसा कि आपने महाभारत में देखा होगा कि युधिष्ठिर भाला चलाने में निपुण हुए, नकुल तलवार में, भीम और दुर्योधन गदा में और अर्जुन ने धनुर्धर विद्या सीखी। क्या दिखाई दे रहा है? अब मुझे केवल उसकी एक आंख ही दिखाई दे रही है गुरुदेव। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि हमारी प्राचीन शिक्षा व्यवस्था जब इतनी सही थी तो इसमें इतने बदलाव क्यों हुए। 24 अगस्त 1608 जब अंग्रेज व्यापार करने के लिए भारत आए तो अपने कारखानों में काम करने के लिए उन्हें ऐसे लोग चाहिए थे जो रोबोट की तरह उनकी ऑर्डर फॉलो कर सकें, बिना सवाल जवाब किए उनके हिसाब से काम कर सकें। और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी था हमारी शिक्षा व्यवस्था में बदलाव करना। सन 1835 जब लॉर्ड मैकॉले, जो कि पब्लिक एजुकेशन कमेटी के चेयरमैन हुआ करते थे, उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 लागू किया। अब इससे क्या बदलाव आए ये एक एग्जांपल से समझते हैं कि पहले जब विद्यार्थी को कोई समस्या या कोई प्रॉब्लम दी जाती थी तो उसका सॉल्यूशन वो अपनी काबिलियत से या फिर अपनी क्रिएटिव थिंकिंग से हल करते थे। लेकिन अंग्रेजों ने अपने एजुकेशन सिस्टम को मॉडर्न बताया और हमको सवाल तो दिए, साथ में उसके जवाब भी दे दिए। अब हमें सिर्फ उन सवालों के जवाबों को याद करना होता था, जिससे चीजों की समझ धीरे धीरे कम होती गई और हमने सिर्फ याद करना और चीजों को रटना शुरू कर दिया। कि भारतीयों को इस तरह से शिक्षा व्यवस्था दीजिए कि इन्हें एहसास भी न हो कि इन्हें मजदूर बनाया जा रहा है। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन के अकॉर्डिंग आज भारत में करीब 15 लाख से ज्यादा गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल्स हैं, 1100 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं, 33,000 से ज्यादा प्ले स्कूल्स हैं और 43,000 से ज्यादा कॉलेजेस हैं, जिसमें करीब करीब 4 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट कॉलेजेस में स्टडी करते हैं और 25 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट अभी स्कूल्स में हैं। अब अगर आप आज के स्कूल और कॉलेजेस की अप्रोच को देखें तो कहीं ना कहीं वो अंग्रेजों के सिस्टम से मिलती जुलती आपको नजर आएगी, जहां पर ये बच्चों का एनालिसिस किए बिना उनको एक फिक्स सिलेबस दिया जाता है, जिस सिलेबस को बच्चों को साल भर पढ़ना होता है और साल के अंत में उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्जाम्स होते हैं। बच्चे अगर एग्जाम में अच्छे नंबर लाएंगे तो पास होंगे और अगर अच्छे नंबर नहीं ला पाए तो फेल। इस बार ना फेल नहीं होना है, बस मतलब कि ठीक ठाक मार्क्स लाके पास होना है। अब बच्चों के ऊपर एग्जाम का एक प्रेशर भी होता था कि अगर अच्छे नंबर नहीं आए और गलती से फेल हो गए तो दोबारा उसी क्लास में पढ़ना होगा। अब अगर किसी स्टूडेंट का इंटरेस्ट नहीं है किसी सब्जेक्ट में तो वो उसको जबरदस्ती पढ़ता था और समझ नहीं आने पर याद भी करता था, क्योंकि एग्जाम में पास जो होना। रट्टा मार के तू कॉलेज के 4 साल तो अपनी इज्जत बचा लेगा, लेकिन लाइफ के अगले 40 साल तेरा बलात्कार होता रहेगा, बलात्कार। आज इंडिया पूरे विश्व में एजुकेशन के मामले में 32वें नंबर पर आता है। वहीं पर 1 नंबर पे जर्मनी है और दूसरे नंबर पे फिनलैंड है। अभी आज से कुछ दिन पहले दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने एक अपील करी, जहां पर वो दिल्ली स्कूल के टीचर्स को फिनलैंड ट्रेनिंग के लिए भेजना चाहते थे। अब सवाल ये उठता है कि फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम में ऐसा है क्या। थोड़ा सा समझते हैं कि फिनलैंड के अंदर बच्चों को पढ़ाने से पहले उनकी काउंसलिंग करी जाती है, उनके इंटरेस्ट का पता लगाया जाता है और उस हिसाब से उन्हें पढ़ाया जाता है। 10वीं क्लास तक तो वहां पर एग्जाम भी नहीं होते, जिससे बच्चों के ऊपर अच्छे नंबर लाने का या एग्जाम क्लियर करने का कोई प्रेशर भी नहीं होता। अगर हम हमारे देश की बात करें तो प्रेशर में आकर बच्चे चीजों को समझने की जगह रटने लग जाते हैं, क्योंकि एग्जाम में अच्छे नंबर लाना होता है। moves with constant velocity
Unless acted upon by an external force. यहाँ तक कि कई सारे कॉलेजेस के अंदर तो 75% अटेंडेंस की कंडीशन होती है, नहीं तो प्रैक्टिकल में आपको फेल कर दिया जाएगा। फेल होने के डर से स्टूडेंट अटेंडेंस देने के लिए कॉलेज जाते हैं। अब ऐसी अटेंडेंस का आप क्या करेंगे जहां पर स्टूडेंट का अटेंशन ही नहीं है। बिट्स प्लानी जैसे कॉलेज भी है हमारे देश के अंदर, जो एक स्टूडेंट को मौका देते हैं अपना स्टार्टअप शुरू करने का, जिसके लिए स्टूडेंट 1 साल तक का गैप भी ले सकता है। आज वर्ल्ड लेवल पे भारत की एक भी यूनिवर्सिटी टॉप 100 में नहीं आती है। इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि हमारे स्कूल और कॉलेजेस के अंदर ज्यादातर टीचर्स को कम सैलरी पर हायर किया जाता है। ऐसे टीचर्स को हायर किया जाता है जिनके पास ना तो इंडस्ट्री का कोई नॉलेज है और ना ही पढ़ाने का कोई ज्यादा तजुर्बा है। ग्लोबल टीचर्स स्टेटस इंडेक्स के अकॉर्डिंग आज भारतीय टीचर सबसे कम सैलरी पाने वाले टीचर्स में से हैं। यहां तक कि कई रेपुटेड कॉलेजेस 25,000 से ज्यादा सैलरी नहीं देते अपने फैकल्टी को। एक टीचर ने तो यह भी बताया कि कुछ कॉलेज 5,000 रुपए महीने की सैलरी दे रहे हैं। मैं टीचर बनने गया ना तो मैं देश बदलना चाहता था। फिर मैंने देखा इंडिया में कितनी सैलरी मिलती है टीचर्स को, तो मैं देश बदलना चाहता था। AICTE के हिसाब से एक क्लास के अंदर स्टूडेंट और टीचर का रेशो 15:1 होना चाहिए, लेकिन हमारे भारत के अंदर जो एवरेज है वो 28:1 है और यही रेशो बिहार के अंदर 68:1 हो जाता है और झारखंड के अंदर 81:1 हो जाता है। अब ऐसे में टीचर्स से कम सैलरी के अंदर ज्यादा मेहनत करवाई जाती है। टीचर के पास तो समय ही नहीं होता कि वो बच्चों के साथ फेस टू फेस इंटरेक्ट कर पाए। ज्यादातर टीचर सिर्फ सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए पढ़ाते हैं, कुछ ही टीचर हैं जो बच्चों के डेवलपमेंट के लिए पढ़ाते हैं। जब स्कूल और कॉलेजेस में ठीक से पढ़ाई नहीं होती तो पेरेंट्स अपने बच्चों के भविष्य के लिए प्राइवेट ट्यूशन तक लगाते हैं। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट के अनुसार स्कूल जाने वाले 40% स्टूडेंट प्राइवेट कोचिंग क्लासेस पर डिपेंड होते हैं। वेस्ट बंगाल के अंदर 9th से 12th क्लास के 89% बच्चे प्राइवेट कोचिंग क्लासेस जाते हैं। त्रिपुरा के अंदर यही रेशो 87% हो जाता है, बिहार के अंदर 67%, उड़ीसा के अंदर 63% और मणिपुर के अंदर यही रेशो 54% हो जाता है। अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन दिलाने के लिए पेरेंट्स स्कूल के साथ साथ प्राइवेट कोचिंग्स का भी खर्चा उठाते हैं। स्कूल के बाद ग्रेजुएशन में कॉलेजेस की फीस लाखों में होती है, जिसके लिए पेरेंट्स एजुकेशन लोन तक लेते हैं और इस एजुकेशन लोन का जो इंटरेस्ट होता है वो 8 से 16% तक होता है। एसोचैम के अकॉर्डिंग 15 लाख इंजीनियर्स ग्रेजुएट होते हैं हर साल भारत में, जिसमें से 80% अनएम्प्लॉयबल हैं। इंडस्ट्री में जो रिलेवेंट डिजिटल स्किल की रिक्वायरमेंट है वह इंजीनियर्स के पास है ही नहीं। नासकॉम सर्वे बताता है कि जिसमें से सिर्फ 2.5 लाख इंजीनियर्स को ही जॉब मिल पाती है। ऐसे में एजुकेशन के लिए लिया गया जो लोन था वह स्टूडेंट और पेरेंट्स के लिए बर्डन बन जाता है। डाटा हमें यह बताता है कि करीब करीब 1.5 लाख करोड़ का लोन अभी बाकी है जो कि स्टूडेंट्स को अभी चुकाना है। यहाँ सवाल अच्छी जॉब से ज्यादा क्वालिटी एजुकेशन का है। CNR राव जो कि इंडियन साइंटिस्ट हैं वह बताते हैं कि 90% कॉलेजेस का जो करिकुलम है वह आउटडेटेड हो चुका है। हमारे देश की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि हमारी गवर्नमेंट को 300 से ज्यादा एंट्रेंस एग्जाम और 50 से ज्यादा एग्जाम कंडक्ट करने होते हैं, जिससे कि जॉब के लिए डिजर्विंग कैंडिडेट मिल सके। एग्जाम पेपर का लीक होना, एग्जाम में चीटिंग करना, ऐसी खबरें हमने बहुत बार देखी और पढ़ी होंगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक स्टूडेंट के लिए कामयाबी का मतलब अच्छे नंबर लाना और एग्जाम क्लियर करना हो गया है। यहाँ पर 3 इडियट मूवी का एक डायलॉग याद आता है कि चाबुक के डर से शेर भी कुर्सी पर बैठना सीख जाता है, लेकिन उसे वेल ट्रेंड कहेंगे, वेल एजुकेटेड नहीं। ऐसे पढ़ के फर्स्ट आ भी गए तो क्या फायदा। आज के समय में नंबर्स और एग्जाम्स की इंपॉर्टेंस इतनी बढ़ गई है कि जब भी किसी एग्जाम का रिजल्ट अनाउंस होता है आपको अगले दिन अखबार में किसी ना किसी स्टूडेंट के सुसाइड करने की खबर देखने को मिलती है। अभी कुछ दिनों पहले की एक खबर है जहां पर 10th क्लास की एक स्टूडेंट ने इसलिए सुसाइड कर लिया कि एग्जाम के प्रेशर में उसे लगने लगा था कि एग्जाम में वो 95% नहीं बना सकती। और ऐसे ही एक नहीं अनेकों खबरें हमने बहुतों बार सुनी और देखी होंगी। 2021 की NCRB की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 13,000 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया, यानी कि हर 42वें मिनट के अंदर एक स्टूडेंट ने सुसाइड करके अपनी जान गंवाई। अनुज है ना, अनुज मेरे रूममेट, वो भी आया IIT में अपने माँ बाप का सपना पूरा करने, सुसाइड कर ली उसने, नहीं हो पाया उससे। जबकि ये एग्जाम्स हमारी स्किल या टैलेंट को टेस्ट नहीं करते बल्कि ये हमारी मेमोरी को टेस्ट करते हैं। एग्जाम में फेल होना लाइफ में फेल होना नहीं होता। और यहीं पर मुझे 3 इडियट मूवी का एक और डायलॉग याद आ रहा है। पढ़ेंगे, जी लगा के पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो।
कैरियर ऑप्शन अवेयरनेस के एक सर्वे से पता चला कि 14 साल से 21 साल के 93% स्टूडेंट सिर्फ 7 तरीके के कैरियर ऑप्शन के बारे में जानते थे, जबकि हमारे भारत देश के अंदर 250 से ज्यादा कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हर साल हमारे देश में लगभग 70 लाख से ज्यादा स्टूडेंट ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स को अलग अलग इंडस्ट्री के बारे में और अलग अलग कैरियर ऑप्शंस के बारे में पता ही नहीं होता। आज का जो एजुकेशन सिस्टम है वो अंग्रेजों के बनाए हुए सिस्टम की तरह ही तो है, जहां पर आपकी स्किल्स, आपकी क्यूरियोसिटी और आपकी क्रिएटिविटी की कोई जगह ही नहीं है। लोग सिर्फ नंबर्स और डिग्री के पीछे भाग रहे हैं। 95.5%, 95.6%, 95.7%, इससे कम तो गाली के बराबर है। 2020 में जो पॉलिसी गवर्नमेंट लेकर आई है उसमें वोकेशनल कोर्सेज को भी शामिल किया गया है, जिसमें एक स्टूडेंट 6th क्लास के बाद अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोर्सेज चूज कर सकता है, जैसे कि मेकअप एंड ब्यूटिशियन, कुकिंग एंड बेकिंग, कारपेंटिंग, डिजाइन एंड आर्ट, एग्रीकल्चर, बाइक एंड कार मैकेनिक कोर्सेज। अगर हम वर्ल्ड लेवल पर देखें तो अमेरिका के अंदर 50% लोग वोकेशनल कोर्सेज में एनरोल करते हैं, जर्मनी के अंदर 50% लोग वोकेशनल कोर्सेज में एनरोल करते हैं, साउथ अफ्रीका के अंदर 97% लोग एनरोल करते हैं, लेकिन यही नंबर अभी इंडिया के अंदर ओनली 5% है। इसका सबसे बड़ा कारण यह भी है कि हमारे यहाँ पर कारपेंट्री, बाइक मैकेनिक, कुकिंग, डिजाइन, आर्ट ऐसे प्रोफेशंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, लेकिन वोकेशनल कोर्सेज में एनरोल करने के बाद अलग अलग सेक्टर्स में जॉब मिलने के चांसेस काफी हाई हो जाते हैं और साथ में आप अपना खुद का भी काम शुरू कर सकते हैं। पेपर पर तो चीजें काफी अच्छी लगती हैं, लेकिन उसे इंप्लीमेंट करना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें सालों लग सकते हैं। जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन फॉरेन यूनिवर्सिटीज के अंदर मिलती है वो हमारे भारत में नहीं मिलती, और यही कारण है कि पिछले 6 सालों के अंदर 30 लाख से ज्यादा स्टूडेंट विदेश गए हैं अपनी हायर एजुकेशन के लिए। सिर्फ 2022 के अंदर 7.5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट विदेश गए हैं और यह आंकड़ा हर साल बढ़ता ही जा रहा है। स्टूडेंट, पेरेंट्स और टीचर्स को इन सारी बातों की अवेयरनेस होगी तो हम पहले से अपने आप को करेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को आखिरी तक देख रहे हैं तो शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि बाकी लोग भी अवेयर हो सके।